नमस्कार। जिसका डर था, जो दिखाई दे रहा था, जो लग रहा था, वो कांड हो गया है। ईरान के साथ में ये जो 60 दिन हैं, इसकी शांति वार्ता के बाद कोई नतीजा निकल पाएगा, इसके आसार बहुत कम दिखते हैं। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई वो कह रहे थे कि ये डील मत करो। पेजेश्कियन जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने उनसे कहा कि नहीं, कर लेने दीजिए। तो उन्होंने बाकायदा कहा है कि मुझे मालूम था कि डोनाल्ड ट्रंप इस डील को करने के लिए बहुत आतुर हैं, बहुत व्यग्र हैं, और ये बात मैं भी आपको कह रहा था। और मुझे पता है, उन्होंने कहा कि लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं था, पर इन लोगों ने कहा तो मैंने मान लिया, और आखिर वही हुआ। आपको याद होगा, मैंने ये बताया था कि ये इन किन प्रकारेण हार्मुज जलडबरू मध्य को खुलवा लेंगे और बाकी बातचीत को अटका देंगे। और इस खुलवाने की प्रक्रिया के साथ ही अंदर जो जहाज फंसे हुए थे, वो जहाज रिलीज हो गए हैं, और अब अंदर का इलाका खुल गया है। तो किसी प्रकार की सैनिक गतिविधियां अगर इनको करनी हो, तो इनको पहले के मुकाबले खुला मैदान मिलने वाला है। इसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप के जीवन के खतरे हैं, जीवन के खतरे मतलब उनके महंगाई और दूसरी जो परेशानियां हैं, उसका हल भी हार्मुज जलडमरू मध्य खुलने से निकल आया। बाकी पूरी डील में अमेरिका के लिए तो कुछ नहीं है। अमेरिका का कहाँ कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। जो कुछ है उस पूरी डील में, जो 14 पॉइंट का एमओयू आया है, एमओयू इस्लामाबाद, उसमें सब कुछ ईरान के फायदे का है। अब इस शांति वार्ता को जैसे जैसे अटकाते जाओ, वैसे वैसे मामला बढ़ता जाएगा। 18 जगह एक रात में 4 बजे, 4:05 पे, 4:10 पे, 14 मिनट पे, 17 मिनट पे, 20 मिनट पे, 25 मिनट पे, 36 मिनट पे, 41 मिनट पे, 2 है, और 45 मिनट पे अलग अलग जगह पे स्ट्राइक की गई। गांव के अंदर 18 लोग मार दिए, और लॉजिक दे रहा है कि वो हिजबुल्लाह के लोग थे। ये ऐसा लॉजिक है, हर जगह चिपका दो। अब आप सोचिए कि तुम्हें लेबनान की जगह खाली करनी थी जो तुमने कब्जा कर रखी है। हिजबुल्लाह को जब से कहा गया कि हाँ भाई सीज फायर है, हिजबुल्लाह उसका पालन कर रहा है। यानी अपने लोगों पे ईरान की तो पकड़ है, डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि आप क्या, एक्सियोस है, एक इंटरव्यू का हिस्सा है, छोटा सा लगा दे रहा हूं मैं। Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon? Yeah, I will be. I mean, How? I wonder. They have a lot of respect for me, and they do as I say. डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या इजराइल आपकी बात मानेगा, क्या इजराइल को आप रोक पाएंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हाँ रोक पाएंगे, वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, वगैरह वगैरह। पर यहाँ तो कुछ और हो रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि इजराइल ट्रंप की बात नहीं मान रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा ठहरना होगा। मेरा कहना यह है कि अगर इतनी बड़ी विश्व शांति की चुनौती है, और ये पूरी अर्थव्यवस्था की, दुनिया की चुनौती है, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज लड़खड़ा रही थी भाई साहब। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता तो यहाँ पे दुनिया में रिसेशन आना शुरू हो जाता। हर जगह मंदी व्याप्त हो गई थी। 20% तेल, फर्टिलाइज़र, तमाम चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, और इनके सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के इफेक्ट भी होते हैं। फर्टिलाइज़र नहीं आएगा तो गेहूं की कमी हो जाएगी, अनाज की कमी हो जाएगी। तो दुनिया एक संकट के कगार पे थी, महंगाई लगातार बढ़े जा रही थी। तो इतनी बड़ी समस्या जो खड़ी करने के लिए तैयार बैठा हुआ इजराइल, अगर ये कोई और देश होता तो क्या करता? अमेरिका क्या करने वाला था? और खुद जेडी वेंस, मैंने वीडियो, आप दूसरे चैनल पे वीडियो में उनका बाइट भी लगाया, यहाँ पे भी लगा देता हूँ। Now, I saw the Axios report, that Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal
and in some ways very personally attack the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Thank you all. कुछ एडियंस कह रहे हैं कि तुम्हारा तो कोई दुनिया में दोस्त ही नहीं है, आज कोई तुमसे रिश्ता रखा हुआ है तो वो अमेरिका है, सारी दुनिया तुम्हें छोड़ चुकी है। हालांकि उनको एक और आदमी है उसके बारे में नहीं पता होगा, पर सारी दुनिया तुम्हें छोड़ चुकी है। तो अगर छोड़ चुकी है, अमेरिका के भरोसे ही हो, तुम ये कह रहे हो कि 2/3 हथियार अमेरिका से मिलते हैं इजराइल को, वरना इजराइल कुछ भी नहीं है। अमेरिका नहीं होता तो ईरान इजराइल को तबाह कर देता, सब बोल रहे हो। धरती पे होता ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हो। लेकिन भाई साहब, कोई प्रतिबंध, कोई सख्ती, क्या ये ईरान करता तो आप चला देते, मान जाते? ऐसा आप कोई और देश कर जाए तो यहां पर केवल समझाइश से काम क्यों चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं देखो भाई, थोड़ा सा उसको शांति को मौका देना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बिल्डिंग में एक हिजबुल्लाह वाला है तो पूरी बिल्डिंग गिरा दो। पता नहीं पूरा पूरा ज्ञान उन्होंने दिया परसों, पर एक्शन क्यों नहीं है? अब एक्शन क्यों नहीं है, इसको हम समझते हैं नई सिरे से। पहले हम इस पर बात कर चुके हैं। देखिए, हार्मुज खुल गया, मतलब निकल गया। उधर नेतन्याहू को अपनी लोकल जो पॉलिटिक्स है उसको एड्रेस करना है, मैं आपको बता चुका हूं। आप अगर बयान सुनेंगे नेतन्याहू के मंत्रियों के, चौंक जाएंगे किस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। उसके बावजूद वहां बैठे हुए हैं। इतने पे तो पिशाच विशाच घोषित कर दिया होता। सद्दाम उद्दाम हुसैन ने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी, कभी वेनेजुएला के मादुरो ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। सिर्फ ये किया था कि मेरे देश का तेल, मेरे देश का पेट्रोल मैं खुद निकालूंगा, तुम्हारी कंपनियां क्यों निकालेंगी। इसका बदला अमेरिका ने लिया। और ये जो कर रहा है ये तो अपने आप में मानवता के प्रति अपराध है। 2 बयान सुनिए। उनका राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, इतमार बेन गवीर, ये तब कह रहा है जब सीज फायर लागू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप को इस हिस्से में सीज फायर लागू करवाना है, तब कह रहा है कि ऑल ऑफ लेबनान मस्ट बर्न, पूरा लेबनान जलना चाहिए, रक्षा मंत्री कह रहा है। इसके साथ साथ वित्त मंत्री कह रहा है, बेजालेल सेमोरिच, ओपन द गेट ऑफ हेल, नर्क के द्वार खोल दो। मतलब लेबनान में जो लोग रहते हैं उनको जला दो, आग लगा दो, बर्बाद कर दो। ये ऑफिशियल बयान है सरकारी मंत्रियों के। आप सोचो, इसके बावजूद, और वो ये सिर्फ कह नहीं रहा है, कर भी रहा है, उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप से लेके किसी की चूं चूं पू पू कुछ नहीं निकल रही है। सिर्फ इतना हो रहा है कि ये लोग इस तरह के बयान देके अपने यहाँ की कट्टरपंथी राजनीति को स्ट्रांग कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये नाटक करके और बहुत सारा तेल जो था वो उसको फ्री करवा के अमेरिका के अपने नंबर बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसको जाना है वहां पे आम चुनाव में, जिसको कि वहां पे कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन। अब आप सोचिए, अब इस पूरे के बीच में बातचीत कैसे हो? ईरान ने कैसे कैसे बात होगी? क्योंकि बातचीत के प्रमुख मुद्दों में से तो ये भी था। कल के दिन अगर ईरान कहे नहीं भाई, आज हम हरमुज जल मध्य बंद कर रहे हैं, और वो होगा एक आध बार जरूर, हमसे नहीं होगा था, तो क्या कहेगा अमेरिका? आपका हरमुज बंद हुआ है, अब बात नहीं हो सकती, क्योंकि बातचीत करने के जो 14 पॉइंट का MOU है उसका ये भी हिस्सा है।
तो 14 पॉइंट के एमओयू का हिस्सा तो वो भी है, लेबनान और इजराइल। ईरान की जिम्मेदारी है हिजबुल्लाह को रोकने की। हिजबुल्लाह सीज फायर घोषित करके आराम से बैठ गया, हालांकि उसने जवाब दिया जब इनका आया तो, और फिर सीज फायर घोषित करती। लेकिन इजराइल, जिसको डोनाल्ड ट्रंप को रोकना था, अमेरिका को रोकना था, वो तो नहीं रुक रहा है। और हालत ये है कि आज स्विट्जरलैंड में जो बातचीत होनी थी, बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि जेडी वांस वहाँ से अब क्या करते आके, ईरान ने मना कर दिया था हमें बात नहीं करनी। अब ये बातचीत जो है वो टल गई कुछ दिन के लिए। तो जो 60 दिन थे उसमें जो कंस्ट्रक्टिव बातचीत होनी थी, दुनिया को कुछ बेहतर मिलना था, अटक गई। और बातचीत क्या अटक गई, जो ईरान को मिलने वाली चीज़ें थी वो सारी की सारी एक तरह से अटक गई। तेल की बिक्री खुलना, पैसे वापस मिलना फंसे हुए, हर्जाना मिलना, परमाणु मामले पे मॉडल बनना, सारी चीज़ें अटक गई। कुल मिला के रक्त पिपासा से भरा हुआ देश इजराइल डोनाल्ड ट्रंप का संरक्षण पाया हुआ है। ये दोनों मिले हुए हैं, ये जानते थे कि ईरान से ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवाया जा सकता, तो चाल चल के हारमुज खुलवा लिया और आपस में भी लगे हुए हैं। मैं मानता हूँ कि ईरान ने जिस तरह से इनको झुकाया, इनसे सारी चीज़ें शर्तें मनवाई हैं, वो अद्भुत है। और इसीलिए जब आज मुस्तफा खामनेई ने कहा कि भैया ये डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा बेकरार दिख रहे थे, हमारे लोगों को ने कहा तो हमने कर लिया, मेरा मन नहीं था डील वील करने का, मैंने इजाज़त दे दी क्योंकि ये लोग बोल रहे थे पेजेश्किन वगैरह। जवाब में कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ईरान ज़्यादा बेकरार था, हम कम बेकरार थे। बहरहाल बेकरारी में करार हो गया। और ये जो करार हुआ है, इस करार का क्या होगा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी प्रथमे ग्रासे मक्षिका पातः, पहले कौर में ही मक्खी आ गई, कैसे करोगे भोजन। तो सिचुएशन जो है बड़ी बुरी है। और अब एक नया युद्ध विराम स्वीकार तो कर लिया गया है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, पर इजराइल मानेगा ही नहीं, क्योंकि इजराइल से कहा जा रहा है वहाँ की जगह छोड़ो, वो कह रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो यहाँ शांति के लिए रुका हुआ हूँ। अब दूसरे घर में घुस के तू शांति करेगा। और यहाँ रहा सवाल अमेरिका का, वो धूर्त टाइप का एक देश है, जॉर्जिया मेलोनी, उस महिला के बारे में बोल दिया कि वो मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए बड़ी परेशान, मरी जा रही थी मेरे लिए साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए। उसने कहा सुनिए, ना इटली ना मैं, हम में से कोई इतना गिरा हुआ नहीं है कि तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए मरे। दे दिया जवाब उसने। Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai. अब हमारे वाले कुछ कहने की जगह ही नहीं है। हिज एक्सेलेंसी हिज एक्सेलेंसी हिज एक्सेलेंसी पर्ची में पढ़ पढ़ के उसने जवाब में क्या बोला, मोदी जी के बारे में बोल रहा है, देखो कितना सज्जन आदमी है, इतने ये भले दिखते हैं नहीं, ये कातिल आदमी वगैरह वगैरह सब बोल देता है, और ये बहुत टफ है, इनसे डील करना मुश्किल है। व्यंग्य में बोल रहा है भाई, हमारे लोग तारीफ समझ रहे हैं उसकी। और आखिर में बोला ठीक है, यही बोलना था ना, उसमें सब हाउडी मोदी वगैरह सब बोल दिया बस। और हमारे साथ किया क्या ये सब बोलने के बाद? ये बोलने के बाद उन्होंने हमारे साथ ये किया कि एक नक्शा जारी हुआ है, अमेरिका ने जारी किया है, जिसमें जो पीओके है गुलाम कश्मीर, उसको कश्मीर और अमेरिका के अंदर दिखा दिया गया है। उनके विदेश मंत्रालय का नक्शा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे यहाँ पे जो इंडो पैसिफिक था उनका, उसमें से इंडो शब्द हटा दिया। इसके बहुत सारे मतलब और भी हैं। इसका मतलब ये भी है कि भारत से उनकी रुचि कम हो रही है। चीन का मुकाबला करने के लिए अब भारत में उनकी रुचि कम है, ईरान में भी रुचि कम है, उनकी चिंताएं दूसरी हैं।
उनको जापान से लेके, ताइवान से लेके, कोरिया से लेके उन सब चीज़ों को बचाना है, क्योंकि ये एक बड़ा व्यापारिक मार्ग है। सारा जापानी माल उधर से ही आता है और वो साउथ चाइना सी में है, चीन के पास में है, और वहाँ से अगर कुछ भी निकल के आएगा तो फिर वो आज भी चाइना की मर्जी के बगैर निकलना मुश्किल होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिला के ना सिचुएशन बहुत टेढ़ी है। जिस दिन चीन उसको बंद कर देता है, ताइवान का चक्कर लगा के जाना पड़ता है, वहाँ पे भी एक चक्कर लगाना पड़ता है, और वो कभी भी घोषित कर देता है कि भैया मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, आज से बंद है। उधर उत्तर कोरिया उसके साथ में बैठा हुआ। तो कुल मिला के अब उनको ये लग रहा है कि ये जो भारत है ना, इसको नहीं रखना है हमको चीन से मुकाबला करने वालों में। वो वियतनाम वगैरह से काम चला रहा है, मलिया से। तो उसको वो ये सब तब कर रहा है जब वो हमको हमारा सगा दिख रहा है। यानी आप सोचिए कितना धूर्त और मक्कार है कि हमारे भोले भाले प्रधानमंत्री जो एकदम अभिभूत हो जाते हैं उनसे मिलते ही, उनका मजाक उड़ा रहा है, धोखा दे रहा है। भाई वो कोई भी हो, वो हैं तो हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रतिनिधि हैं। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने भी अगर साइन किया अभी इस डील पे, तो क्या लिखा? ऑन बिहाफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो मोदी जी भी साइन करते हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये सब चीज़ें अपने आप में एक बड़ा संकेत देती हैं। और इस चीज़ के बीच में आज जो हुआ है, ये बहुत बड़ा संकेत है इस दुनिया के लिए। जो 60 दिन का, मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ, एक और सीज फायर का एक्सटेंशन है। इस 60 दिन में बातचीत होगी, बस इससे ज़्यादा उम्मीद मत करो, क्योंकि ये बीच बीच में इजराइल फैक्टर, फिर ट्रम्प, और जहाँ ईरान ने कहीं पे चूक किया है, ईरान बहुत दिमाग से काम लेता है, चूक की, ये कहेंगे भाई हाँ कट्टी हम नहीं खेल रहे, हो गई बातचीत ख़त्म। और डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुका है कि मैं तो फिर वापस जाके फायरिंग शुरू कर दूंगा। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि कहानी क्या चल रही है। बहुत ही घटिया टाइप की चीज़ें ये पश्चिम वाले करते रहे हमेशा से, हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, इनका पुराना इतिहास है। दुर्भाग्य से इसके शिकार हम भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी संसाधनों की कमी हो रही है। नमस्कार, जय हिंद।